यूपी के लोगों के फ़ायदे के लिए हो रहा है। ऐसा मनोज सिन्हा के साहब के आने के बाद हुआ है। सब में जो कुछ भी हो रहा है ये यूपी के लोगों के फ़ायदे के लिए हो रहा है। क्यों ऐसे यूपी का कल्चर यहाँ बढ़ गया हुआ है? क्या ऐसा मनोज सिन्हा के साहब के आने के बाद हुआ है? जो हेलीकॉप्टर्स वैष्णो देवी के लिए है या आने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए है, कुछ विशिष्ट यूपी के लोगों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। स्पेशल रूम्स जो हैं भवन में नीचे कुछ लोगों के लिए आरक्षित क्यों हो रहा है ये? क्यों ऐसे यूपी का कल्चर यहाँ बढ़ गया हुआ है? आज तक शायद कभी नहीं हुआ था कि वीसी कभी जम्मू के बाहर का हो। प्रोफेसर मनोज धर थे, अमिताभ मट्टू जी थे, कितने लोग थे, कितने विद्वान लोग थे। क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमें वीसी बाहर से लाना पड़ रहा है? जम्मू कश्मीर में अनएम्प्लॉयमेंट का स्तर दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है, पर सीएमआई की रिपोर्ट जो है वो कुछ और कहती है। और वहीं अगर बात की जाए, एक रिपोर्ट जो क्लेम कर रही है एनसी, वो ये कह रही है कि 46% जो है वो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का दर जो है वो पहुंच गया है। पर आखिरकार ये दो रिपोर्ट्स अलग अलग कैसे कह सकती हैं? क्योंकि एक सर्वे कुछ और कह रहा है, सीएमआई की रिपोर्ट कुछ और कह रही है। जो कोई वेट करेगा, जब कोई समझने की कोशिश करता है अनएम्प्लॉयमेंट कितनी है, वो सीएमआई की रिपोर्ट को ही नोटिस करता है, समझने की कोशिश करता है। इस समय असल में क्या है, अब वो जानने की कोशिश करते हैं। गगन भगत जी को इस समय एक पोस्ट दी गई है, वो है कि ये स्पोक्स पर्सन बन गए हैं एनसी के, और अब इनसे बातचीत किए बिना हम कैसे रह जाते हैं। इससे पहले तो आपको बहुत बहुत स्वागत है और आपको बधाई भी। धन्यवाद ऋतु जी, और अभिनंदन है आप सभी के दर्शकों का। और जो मुद्दा आपने उठाया है बेरोज़गारी का, निश्चित तौर पर काफ़ी कंसर्निंग मुद्दा है, ज्वलंत मुद्दा है, और नौजवान चाहता है इस पर बात हो, गंभीरता से बात हो। दो चीज़ें निकल के सामने आ रही है। सीएमआई की रिपोर्ट अभी की मार्च की ये कह रही है कि अप्रॉक्सीमेटली 13% जो है वो इस समय अनएम्प्लॉयमेंट का दर है। वहीं पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए भी ये बोला गया, और अलग अलग रिपोर्ट्स चाहे फिर इंडियन एक्सप्रेस की हो या किसी की भी हो, एनसी क्लेम कर रहा है कि अप्रॉक्सीमेटली 46% जो है इस समय जम्मू कश्मीर का अनएम्प्लॉयमेंट रेट है। ये दो चीज़ें किस तरीके से हो सकती है? देखिए क्या है कि जिसकी नेशनल कॉन्फ्रेंस स्पोक्स पर्सन या बाकी लोग लीडर्स बात कर रहे हैं ना, वो एक क्वार्टरली रिपोर्ट है। एक क्वार्टरली रिपोर्ट है जिसमें जो एज ग्रुप्स होती है 17 to 29, इस उम्र के नौजवानों का जो एम्प्लॉयमेंट रेट है वो दर्ज किया जाता है। ये क्वार्टरली रिपोर्ट है, इट इज़ नॉट अ ईयरली एनुअल रिपोर्ट। जो जिसकी अब 13% की बात कर रहे हैं, दैट इज एनुअल रिपोर्ट। तो इस बार की रिपोर्ट है, दिस क्वार्टरली रिपोर्ट, आई एम टॉकिंग अबाउट जनवरी, फरवरी, मार्च। ये जो क्वार्टर की रिपोर्ट है, इंडिया इज अमंग इन इंडिया जम्मू एंड कश्मीर सेकंड स्टेट विद हाईएस्ट अनएम्प्लॉयमेंट रेट। पर यहाँ पर तो सबको हो रहा है कि भैया नौकरियां तो हम दे रहे हैं। जुगल किशोर शर्मा जी से हमने बात की तो उन्होंने कहा कि भैया 5 लाख नौकरियां आ भी जाएंगी, तो क्या सबको हम थोड़ी नौकरियां दे देंगे? अनएम्प्लॉयमेंट तब भी वैसे का वैसे ज्यों का त्यों रहेगा। तो अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करने का तरीका क्या है? देखिए वही तो लड़ाई है। लड़ाई जो है हमारी सत्ता से यही है कि आपके पास रोड मैप क्या है। आपके पास एक वाइट पेपर लेकर आइए इसके ऊपर आप, कि हाउ यू विल एड्रेस द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नौजवानों को कैसे आप एड्रेस करोगे? जो नौजवान 2 सालों से घर बैठे हुए हैं, ऑनलाइन पढ़ाई कर रहे हैं, अब डिग्रियां हाथ में लेके बैठी हुई हैं। आप उस परिवार का, उस माँ का, उस पिता का दर्द समझिए, जिसका बच्चा ग्रेजुएट भी है, पोस्ट ग्रेजुएट भी है, उसके बावजूद भी 4th क्लास के फॉर्म लगा रहा है। आप देखिए रिक्रूटमेंट, तो वो भी लगने बंद हो गए हैं। ग्रेजुएशन के बाद तो 4th क्लास के लिए भी आप भर नहीं सकते हैं फॉर्म। अब देखिए 2019 की जो भर्तियां थी, जो बॉर्डर बटालियंस थी, उसकी रिक्रूटमेंट की भी इन्होंने फॉर्म्स निकाले, कैंसिल की, दोबारा भरे। और मैं इस टाइम में आपको बता दूं, सत्य बोलूँगा, बिल्कुल सीधा बोलूँगा, बेबाक बोलूँगा, मैं इस समय जो कुछ भी हो रहा है ये यूपी के लोगों के फ़ायदे के लिए हो रहा है। आप ऑफिशियल तौर पे आरटीआई के थ्रू जाके देखिए, जितने भी जम्मू के गेस्ट हाउस हैं वो सिर्फ यूपी से कुछ विशिष्ट लोगों के आरक्षित किए जाते हैं। उनके लिए जो हेलीकॉप्टर्स वैष्णो देवी के लिए है या आने वाले अमरनाथ यात्रा के लिए है, कुछ विशिष्ट यूपी के लोगों के लिए आरक्षित किए जाते हैं। स्पेशल रूम्स जो हैं भवन में नीचे कुछ लोगों के लिए आरक्षित क्यों हो रहा है ये? क्यों ऐसे यूपी का कल्चर यहाँ बढ़ गया हुआ है? क्या ऐसा मनोज सिन्हा के साहब के आने के बाद हुआ है? आप वीसी जम्मू का देखिए, आज तक शायद कभी नहीं हुआ था कि वीसी कभी जम्मू के बाहर का हो। प्रोफेसर मनोज धर थे, अमिताभ मट्टू जी थे, कितने लोग थे, कितने विद्वान लोग थे। क्या हमारे जम्मू कश्मीर के लोग इतने पढ़े लिखे नहीं हैं? क्या हमें वीसी बाहर से लाना पड़ रहा है? कितने लोगों को, कितने टैलेंटेड लोगों को, एडुकेटेड लोगों को, पढ़े लिखे विद्वान लोगों को, एजुकेशन लोगों को साइडलाइन किया गया और यूपी के लोगों को एडजस्ट किया जा रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा जो एजुकेशन का स्तर है वो खत्म हो गया है, ये माना जा रहा है। यहाँ पर देखिए, आज आप देखिए कि आपका
कोई भी नहीं है यहाँ पर, ना सरकार में कोई आपका है, ना किसी दफ्तर में आपका है कोई है। तो अगर जम्मू कश्मीर का नौजवान जो है, कुछ दिनों पहले ही आपने देखा होगा, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, धक्के पड़ते हैं, उनको कोई बात सुनने वाला नहीं है। ये एक रोग पुलिस स्टेट बन गया हुआ है, कोई सुनने वाला नहीं, धक्के मारते हैं यहाँ पर। हम विपक्ष के लोग हैं, हम तो सहते हैं, हमारी मजबूरी है, सहेंगे भी, लड़ेंगे भी, बात भी रखेंगे, हर जगह मजबूती से डटेंगे। लेकिन भाजपा के लोगों का सोचिए, उन विधायकों का, पूर्व विधायकों का सोचिए, उन नेताओं का सोचिए जिनको भी धक्के पड़ रहे हैं। उनका भी अफसर जो है फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, कहते हैं मैं बिजी हूँ, बाद में बात करिए। मिलने का टाइम नहीं मिल रहा उनको। आज एक सभा में आपने देखा होगा, पीछे वक्फ की एक मीटिंग में मनोज सिन्हा साहब बोल रहे थे कि मेरे पास देवेंद्र सिंह राणा साहब आए, उन्होंने कहा 80,000 डेली वेजर है जिसको हमने उनका मसला हल करना है। कुछ दिनों के बाद अशोक कुल जी आते हैं, तब 1,24,000 बोलते हैं। और मनोज सिन्हा साहब बोल रहे हैं इनको खुद ही नहीं पता क्या है। एक तरह से खुले मंच पे, शायद उस सभा के दौरान आप भी वहाँ उपस्थित होंगी, आप वो वीडियो उठा के देखिए जहाँ पर मनोज सिन्हा ने ऑन रिकॉर्ड कहा है कि देवेंद्र सिंह राणा क्या बोल रहा है और अशोक कोल साहब क्या बोल रहे हैं। जब भाजपा को ये इतना ही नहीं पता कि कितने बेरोजगार हैं, कितने डेली वेजर हैं, तो समस्या का समाधान क्या करेंगे? इनको पता ही नहीं है बीमारी। अब बताइए डॉक्टर क्या इलाज करेगा जिसको बीमारी का नहीं पता? आज भाजपा के जो लोग हैं, नील बटा सन्नाटा है, इनको कुछ नहीं पता। आज जुगल किशोर शर्मा संसद में जाके चिल्ला के बोलते हैं डेली वेजर का मसला हल करो। हल कौन करेगा? रब करेगा हल आके? पुतिन करेगा हल आके? कौन करेगा? जॉय बिडेन करेगा हल आके? कौन करेगा हल? तो मोदी जी ने करना है। संसद में तमाशा ड्रामा करने की बजाय, और उसके बाद उसके जो वीडियो क्लिप्स हैं व्हाट्सएप शेयर करने के बाद, जी जुगल किशोर शर्मा जी बहुत आवाज़ उठा रहे हैं हमारे जम्मू के नौजवान जो है ना, भोले हैं, सीधे हैं, बेवकूफ़ नहीं हैं, गधे नहीं हैं। जितने गधे आप लोग हैं, जितने बेवकूफ़ आप लोग हैं, हमारे जम्मू का जो नौजवान है जागरूक है, कश्मीर का नौजवान है जागरूक है। वो समझता है आपके तमाशे, आपका जो ड्रामा समझता है। आप जनता ने आपको चुन के भेजा है और वहाँ बिठाया है कि जहाँ पर आप काम कर सको और उनको न्याय दे सको, तो न्याय देने के लिए बिठाया गया है। और आज देखो कितने दुख के साथ बोलना पड़ रहा है। मैं एक चीज़ समझना चाहती हूँ, क्योंकि बीजेपी कार्यकर्ता ने मुझे ये कहा कि देखिए हम विपक्ष में भी बहुत बढ़िया रोल अदा किया है हमने, और अब हम इस समय जब बिल्कुल सामने रूलिंग में थे, हमने तब भी जो बहुत अच्छा रोल अदा किया है। इस समय के विपक्ष जो है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल सुस्त सी है, आवाज़ उठा नहीं पा रही है, तो उसका फ़ायदा हमको हो रहा है। ये एक रूलिंग पार्टी के बंदे ने बोला। आपने देखिए, आज मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो विपक्ष है उसको हर प्रकार से टारगेट किया जा रहा है। मैं, आप मुझे ही ले लीजिए, झूठी FIRs। आज जितने भी विधानसभा में पूर्व विधायक हैं 2015 के, उनके पास सभी के पास सिक्योरिटी हैं, सिक्योरिटी व्हीकल्स हैं, लेकिन अकेला गगन भगत है जिससे इन्होंने विड्रॉ कर लिया हुआ है। हमें कहीं भी मूवमेंट अलाउड नहीं है। अगर मैंने कहीं जाना होता है, रियासी जाना होता है, भद्रवाह जाना होता है, नाके पे बोला जाता अलाउड नहीं आगे जाना। कई जगह ऐसी होती हैं, कई रिस्ट्रिक्शन जो होती हैं हम पे लागू होती है। 24 घंटे हम पे नज़र होती है, CID की नज़र होती है, मैं कहाँ जा रहा हूँ, किस मूवमेंट में जा रहा हूँ, क्या करने जा रहा हूँ। तो विपक्ष को दबाया गया है। यहाँ पर सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है भाजपा के द्वारा। आज यहाँ पर भाजपा एक अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी लगाई हुई है। आज हमें कहीं भी कुछ करने का हक नहीं। आपने देखा 370 एब्रोगेशन के बाद कैसे हम लोगों को डिटेन किया था, इन्होंने हाउस अरेस्ट कर दिया था, हमें बोलने नहीं दिया गया था। आज अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस में जो नेता बैठे हुए हैं वो थोड़ा सा भी उनको कुछ मिलेगा हमारे खिलाफ, हमें उन्हें उठा के जेल में डाल देना, UAPA लगा देना हमारे ऊपर। आपने देखा होगा जो बेबाक पत्रकार हैं, जितने भी बोलते हैं सत्ता के खिलाफ, उनके ऊपर कौन सा लॉ लगाया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है। इस समय विपक्ष इसीलिए कुछ बोल नहीं पा रहा है क्योंकि उसको डर है कि हमारे ऊपर कोई किसी भी तरह की धारा ना लग जाए, इसलिए हम चुप करके बैठे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, यूट्यूब चैनल्स, जो फ्रीलांसर्स हैं, जो इंडिपेंडेंट जर्नलिज्म है, उसका सहारा है हम लोगों को। मेन स्ट्रीम मीडिया ने हमें पूरा इग्नोर किया हुआ है। क्यों? क्योंकि वो चाहते ही नहीं है कि विपक्षी आवाज़ जो है जनता के बीच पहुँचे। और ये पूरा एक इकोसिस्टम समझिए आप, बीजेपी का इकोसिस्टम समझिए। हिंदू मुस्लिम, हिजाब, कश्मीर फाइल्स, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंडिया को किस ओर लेके जा रहे हैं। आप देखिए 2012 में, 13 में जब चुनाव हुए थे, 14 में, तब मुद्दे क्या थे? बेरोज़गारी, भ्रष्टाचार, 2G, 3G, 4G, जीजा जी, ये मुद्दे थे ना। जब अन्ना हज़ारे जी ने, अरविंद केजरीवाल जी ने वहाँ पर लोकपाल बिल के लिए धरना दिया था और एक पूरे माहौल देश में बनाया गया। उस माहौल का फ़ायदा जिन लोगों को मिला सबको पता है। लेकिन आज मुद्दा क्या है देश में? आज मुद्दा देश में है हिजाब। आज मुद्दा है देश में
क्या पहनना चाहिए क्या नहीं पहनना चाहिए। आज देश में मुद्दा है पाकिस्तान हिंदुस्तान, हिंदू मुसलमान। आज ये मुद्दे हैं, आप खुद देखिए हमारा देश किस ओर बढ़ रहा है। आम जीडीपी जगहों के नीचे जा रही है। इलेक्शंस हो चुके हैं। अब कहीं ना कहीं सबको नजर है जम्मू कश्मीर के ऊपर, क्योंकि अब जब 6 मई के आसपास जो है डिलिमिटेशन कमीशन के एक्स्ट्रा रिपोर्ट जो है लास्ट वो दे देनी है, और उसके बाद कभी भी इलेक्शंस के लिए बिगुल बजा देंगे। उस समय आपको लगता है कि हमारे पास मुद्दे क्या रहेंगे? क्योंकि पहले जब कहा जा रहा है, लोग ये कह रहे हैं 370 था वो हट गया, अब इसके अलावा और कौन सा मुद्दा जिस पर बातचीत करने के लिए सब लोग सामने आएंगे? रति, हमारा जो बड़ा अच्छा सवाल किया आपने रति, हमारा जम्मू कश्मीर का लिटरेसी रेट काफ़ी अच्छा है। और आप देखेंगे जहाँ भी भाजपा की सरकार बनती है ना, वहाँ पर लिटरेसी रेट कम होता है। मतलब वहाँ के लोग गरीब होते हैं, बेचारे मजदूर होते हैं। नहीं, लिटरेसी रेट में, और मैं ये बात समझ नहीं पाई, लिटरेसी रेट में जी 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 क्या होता है कि केरला जिसका हाईएस्ट लिटरेसी रेट, भाजपा एक भी सीट नहीं जीत पाई। कहने का मतलब है जो भाजपा का जो इकोसिस्टम है ना, भड़काने का, बरबराने का, हिंदू मुसलमान करने का, डिवाइड एंड रूल करने का, ये एक आम पढ़ा लिखा व्यक्ति जो है, भाजपा के लोग उसको बेवकूफ़ नहीं बना सकते। लेकिन जो आम, जिस व्यक्ति की लड़ाई रोटी और कपड़ा है, जिसको बस शाम की रोटी के लिए दिन भर मजदूरी करनी पड़ती है ना, भाजपा उसका फायदा ले सकती है, उसको मुफ्त यानी कि राशन इस समय देके। अगर आप यूपी की बात करें, गोवा की बात करें, इसके अलावा अगर आप पौंडीचेरी की बात करें, अलग अलग स्टेट्स में जहाँ जहाँ पर भाजपा की सरकार है, वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ठीक नहीं है, लिटरेसी रेट अच्छा नहीं है, लोग वहाँ के गरीब हैं, इसीलिए उनको बरगलाया गया और वहाँ पर सरकार बनाई बीजेपी ने। बिल्कुल, ये उनमें से एक मुद्दा है। अब आप देखेंगे इस चीज़ को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। अब कर्नाटका देखिए, आप कर्नाटका ने, भाजपा ने किस प्रकार से कांग्रेस को गवर्नमेंट से हटाया, मध्य प्रदेश में कैसे हटाया, महाराष्ट्र में उसकी चली नहीं, बिहार में कैसे उसने किया। ये जो भाजपा है इन सभी चीज़ों का उपयोग करती है। केवल और केवल ये जो लिटरेसी रेट है, इट इज़ वन ऑफ द पार्ट, जो मैं कहना चाहूँगा कि पार्ट है, इट इज़ नॉट ऑल। मतलब ऐसा नहीं है कि लिटरेसी रेट ही सब कुछ है, लिटरेसी रेट इज़ वन ऑफ द पार्ट। अब देखिए जो व्यक्ति गरीब होगा, जिसके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा, उसको ये लोग 10 किलो आटा दे देंगे, 2000 रुपया दे देंगे, शराब दे देंगे, बांट देंगे, बाद में वोट डाल दे। उसकी लड़ाई कुछ नहीं है, उसको नहीं पता कि क्या होना है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स क्या बननी है, उसको पता है बिल्डिंग बनेगी, मेरे को काम तो मजदूरी का ही मिलना है। तो उसकी जो सोच है ना, उसकी जो दौड़ है, सिर्फ वहीं तक है कि मुझे रोटी मिलनी चाहिए, मुझे शाम को खाना मिलना चाहिए, बस एक कंबल मिलना चाहिए सोने की, और लड़ाई नहीं है। जिसको नौकरी चाहिए, जिसको आगे जाके लाइफ में कुछ करना है, उसकी डिमांड्स ज़्यादा होती हैं, उसके सपने बड़े बड़े होते हैं। तो वो लोग जो है ना, पढ़े लिखे लोग, ज़्यादा सपने देखने वाले लोग, वहाँ पर भाजपा की जो सरकार है ना, बनना मुश्किल होती है। जहाँ भी नौजवान जो पढ़ा लिखा अवेयर होगा ना, वो भाजपा की चालों में नहीं आएगा। आज लगता है कि जम्मू कश्मीर में क्या होगा, क्या वो उनके चालों में आ जाएगा जिस तरह से आपने कहा, या नहीं? कश्मीर तो बिल्कुल नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। राजौरी पुंछ में भी बिल्कुल कुछ नहीं होगा, चिनाब वैली में भी कुछ नहीं होगा। जम्मू में ख़ास तौर पर मैं अपनी बात करूँगा, जहाँ पर दलित समाज आता है, दलित समाज में सबसे ज़्यादा इलिटरेसी है। वहाँ पर लिटरेसी रेट जो है ना, बहुत कम है। बहुत लोग गरीबी हालात में हैं। बहुत लोग जो हैं दिहाड़ीदार हैं, मजदूर हैं, बेचारे काम करते हैं, दयनीय हालत है। वो लोग ज़रूर इनके बहकावे में, बढ़ावे में आ सकते हैं, लेकिन ऐसा हम होने नहीं देंगे। हमारी कोशिश रहेगी, हमारी टीम की पूरी पार्टी वर्कर्स की कोशिश रहेगी, हम जाएं, समझाएं। और आप देखेंगे लैंड टू द टिलर एक्ट शेख अब्दुल्ला जी ने लाई थी, और दलितों की ज़िंदगी बनी। पूरे हिंदुस्तान में एक ऐसा लॉ है जो ज़मीन का अधिकार हल जोतने वाले को देता है। एक ऐतिहासिक कानून है जो कहीं लागू नहीं हुआ, केवल जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। तो आज अगर जम्मू कश्मीर के जो दलित हैं रोटी खा रहे हैं, मकान उनके पास है, ये सिर्फ शेख साहब की रोटी है। जो एनसी की पॉलिसी रही है, हमेशा गरीब के लिए रही हैं, ये आम इंसान के लिए रही हैं। आपने देखा होगा उमर साहब ने ही 36 साल बढ़ाकर 40 साल की थी नौकरी की उम्र। आपने देखा होगा उमर साहब ने ही फास्ट ट्रैक रिक्रूटमेंट्स ऑर्डर की थी। और आप जानते हैं उमर साहब ने ही वैली में एससी कम्युनिटी के लोग नौकरी कर सके, उमर साहब के दौरान थी। रहबर सेहत, रहबर ज़राअत, रहबर तमीरात, ये सारे के सारे जो हैं उमर साहब के टाइम के। मैं एक बात समझना चाहूंगी, आप लगातार ये कह रहे हैं कि बीजेपी को आप अपना एक सफ़ेद पेपर लेकर आइए, बिल्कुल पेपर लेकर आइए और बताइए कि आपका रोड मैप क्या है। मैं ये जानना चाहती हूँ एनसी, क्योंकि ये क्लेम कर रही है लगातार। जब फारूक साहब से बात हुई तभी उन्होंने क्लेम किया कि भैया इस बार आने वाली सरकार हमारी है, क्योंकि जो बीजेपी लाएगी वो या तो एजेंसीज को मोल्ड करके किसी तरीके से लेके आएगी, हम आने वाली सरकार में सामने आएंगे। क्या रोड मैप लेकर आएगी? क्योंकि बात हम अनएम्प्लॉयमेंट की कर रहे हैं, किस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म करके, जो 46 की बात कर रहे हैं 46% की, खत्म करके इसको बहुत कम रेट पर लेकर आ जाएगी। रति देखिए, हम लोग 2014 में विपक्ष में क्यों बैठे थे? क्योंकि उस टाइम शायद हम परफॉर्म नहीं कर पाए।
मौका दिया उन्होंने भाजपा और पीडीपी गठबंधन सरकार को, और उसके बाद 3 साल सरकार चली, उसके बाद से लगातार यूटी बन के भाजपा सत्ता में बैठी हुई है। क्या होता है, जो सवाल होता है ना वो सत्ता से होता है। अब आप जो बात कर रहे हैं ना रोड मैप की, रोड मैप हमारे घोषणा पत्र के ऊपर साफ साफ लिखा होगा, पूरा तरीका होगा। हमारे जो पार्टी वर्कर्स हैं, हमारे जो कार्यकर्ता हैं, गली गली घर घर एक एक व्यक्ति पे, सोशल मीडिया पे, हर जगह जाकर वो पूरा रोड मैप समझाएंगे, बताएंगे। हर एक नौजवान को कॉन्फिडेंस मिलेंगे और बताएंगे कि कैसे नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रोज़गार पैदा करेगी और रोज़गार देगी भी। आज सत्ता में भाजपा बैठी हुई है, 7 साल से बैठी हुई है, केंद्र में भी 7 साल से बैठी है और यहाँ भी 7 साल में बैठी हुई है। और आज हम सवाल उनसे ये करते हैं कि आप तो कहते 370 वॉज अ हर्डल, चलो 2019 में आपने ज़बरदस्ती तोड़ दिया, अनकॉन्स्टिट्यूशनल को तोड़ दिया, लेकिन उसके बाद नौजवानों को क्या मिला? आज 7 साल का वाइट पेपर मांग रहा हूँ मैं उनसे। मैं ये कह रहा हूँ कि जो भाजपा ने जो रूल किया अभी तक, मोदी जी कहते थे 2 करोड़ रोज़गार हर साल देंगे, 8 साल हो गए, 8 दूनी 16 करोड़ रोज़गार कहाँ पर है? मैं उनसे सिर्फ इतना सवाल कर रहा हूँ कि अभी तक उन्होंने जितना भी साल शासन किया है, नौजवानों के लिए जो रोज़गार पैदा किए हैं, ऑन ग्राउंड क्या है? मैं किसी को लोन देना रोज़गार नहीं कहता, नौकरी नहीं कहता। अब लोन देना, उसके यूनिट का एनपी कितना बढ़ गया होगा। आज मैं देख रहा था खादी एडवाइजरी बोर्ड की, इनकी कोई नेता है, महिला नेता है कश्मीर की, वो कह रही थी हमने इतने लाख नौकरियां दे दी, इतने लाख नौकरियां बांट दी। देखिए ये कागजी बातें होती हैं, किसी को लोन देना नौकरी नहीं होती है। 2 लाख रुपए लोन दोगे, उससे ज़िंदगी बन जाएगी उसकी। 2 लाख में डिफ़ॉल्टर हो जाता है वो, क्या वो जो यूनिट लगाता चलती है उससे मुनाफा कमा रहा है? ऐसा कुछ भी नहीं है। ये केवल और केवल एक आई वॉश है जो नौजवानों को, ये सिर्फ पीआर है जो मोदी सरकार कर रही है। और चिंता की बात पता क्या है, जो आज मैंने बात की थी आपके चैनल के माध्यम से, मैं जनता को बताना चाहूँगा, जो 34 लोग ये कह रहे हैं जिन्होंने कमर्शियल प्रॉपर्टी ली है जम्मू एंड कश्मीर में, इसमें एक व्यक्ति जो गंदरबल में जिसने ली है, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, अनकन्फर्म्ड सोर्सेज से मुझे जानकारी मिली है, जो शायद गलत भी हो सकती है, आई एम नॉट कन्फर्मिंग इट, मुझे मिली है कि वो जो प्लॉट है वो यूपी के किसी व्यक्ति को मिला है। और वो व्यक्ति जो है वो एक विशेष समुदाय का व्यक्ति है, और वो कश्मीर में पिछले 25-30 सालों से रह रहा था, और उसने कश्मीर में शादी भी की हुई है, यूपी का वो रहने वाला है बेसिकली। तो ये कैसे संभव हो रहा है? और विशेष समुदाय के व्यक्ति को दे रहे हैं, किस रेट पे मिली है? क्या पता उस ज़मीन का रेट बहुत ज़्यादा हो, सस्ते में मिल गया हो। इससे, क्योंकि मनोज सिन्हा साहब हमारे यूपी से आते हैं, वो व्यक्ति जिसको ज़मीन मिली वो भी यूपी का है। यहाँ पर यूपी के लोगों को हर गेस्ट हाउस में, माता वैष्णो देवी के जितने भी श्राइन बोर्ड के गेस्ट हाउस हैं, चॉपर सर्विसेज हैं, सभी में यहाँ पर इनको प्रायोरिटीज़ मिल रही हैं। आप आरटीआई के माध्यम जानकारी देखिए जाकर। इस पे भी वाइट पेपर चाहता हूँ मैं कि यूपी के लोगों को जम्मू कश्मीर में प्रायोरिटी क्यों? अब हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं, अगर वो वैष्णो माता दर्शन करना चाहते हैं तो उनको विशेष कोई भी दर्जा नहीं मिलेगा, ना कोई उनको विशेष अनुमति मिलेगी। लेकिन यूपी के लोग हैं तो वीआईपी है। भाई यूपी के लोग हैं तो वीआईपी कौन? आज वीसी आपने यूपी से उठा के यहाँ बिठा दिया। ये यूपी को, ये जम्मू कश्मीर को यूपी बनाना चाहते हैं। हमें जम्मू कश्मीर को यूपी नहीं बनना देना चाहता। और आपके माध्यम से नौजवानों को कहना चाहता हूँ कि हाथ जोड़ के विनती है, नेशनल कॉन्फ्रेंस को एक पूर्ण बहुमत वाली सरकार दीजिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ आपको, हमारे पास रोड मैप भी है, हमारे पास पूरी जिम्मेदारी से बोलना चाहता हूँ कि हम नौजवानों के साथ मिलकर, उनको साथ लेकर जो भी चीज़ कर सकेंगे नौजवानों के लिए करेंगे। एक बार पूर्ण बहुमत की हमें सरकार दे दीजिए, हमें लंगड़ी सरकार मत दीजिएगा, कोalition वाली गवर्नमेंट मत दीजिएगा, हमें पूर्ण बहुमत वाली सरकार दीजिए। और ये जो बाकी दल हैं, आपने सबने देखा कि किस प्रकार से सत्ता चलाई है उन्होंने। भाजपा को आपने देखा 2014 सत्ता में कैसा चलाया, और पार्टियों को आपने देखा। एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस को पूर्ण सत्ता की सरकार दीजिए। तो अब कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो यहाँ पर क्रिएट हो गया है। बात हमने अनएम्प्लॉयमेंट की थी, अनएम्प्लॉयमेंट से करते करते अब यहाँ पर यूपी कल्चर असल में आया है क्या नहीं, ये अब एक बहुत बड़ा सवालिया निशान जो है वो ज़रूर खड़ा हो गया है। नो डाउट जब ये कहा जा रहा है 370 हट गया तो पूरा जम्मू एंड कश्मीर से लेकर अगर कन्याकुमारी तक कहें तो सब एक जैसा, एक समान, जिस तरह से बातें भी कही जाती हैं लगातार बीजेपी द्वारा कि एक विधान एक संविधान, सब कुछ जो भी होगा एक जैसा ही होगा। पर क्या यहाँ पर असल में यूपी बनाया जा रहा है, दूसरा यूपी बन रहा है जम्मू एंड कश्मीर? ये आज जिस तरह से गगन भगत जी द्वारा एक सवाल पूरा का पूरा उठाया गया है, आपको इसके बारे में क्या लगता है? अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और कहीं ना कहीं सबसे बड़ी बात यह है कि अनएम्प्लॉयमेंट को ख़त्म करने के लिए कौन क्या सोचता है, आपके लिए कौन क्या सोचता है, ये बात जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी आपके लिए भी है, और कहीं ना कहीं सभी को जानना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। बने रहिए जम्मू परिवर्तन के साथ। मुझे और रोहित जी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।